हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोट्रिक जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज 31 नंबर से करेंगे जो सी एस आई नेट 2024 जून का पार्ट सी का सीरीज हमारा चल रहा था। 31 नंबर से जितना हो सके आज के वीडियो में कवर करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया है? Which one of the following statement do not represent a positive feedback in climate system? Do not represent positive feedback। मैंने क्या बताया था? जो पिछले एक क्वेश्चन आया था, जो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक रिप्रेजेंट करता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, एंड नेगेटिव फीडबैक रिप्रेजेंट करता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। एक एक करके ये ऑप्शन पढ़ लो। क्या दिया है? नॉट रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। व्हेन द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, आइस एंड स्नो कवर डिक्रीजेस। ओके। सेकंड क्या दिया है? मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्या दिया है? सरफेस कूलिंग इंक्रीजेस आइस एंड स्नो कवर लीडिंग टू इंक्रीज इन अल्बिडो, ये भी सही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर, ये गलत हो जाएगा। जो बाकी तीनों, पहला तीन जो ऑप्शन आप पढ़िए, इसमें क्या दिया है? ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो पॉजिटिव फीडबैक के लिए रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों कंडीशन में हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पहले वाला में दिया क्या है? व्हेन द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, आइस एंड स्नो कवर डिक्रीजेस। सरफेस जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसलिए आइस एंड स्नो कवर डिक्रीज होता है। which means the average temperature of the earth should be increases। सेकंड क्या दिया है? मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। वो मॉइस्चर कंटेंट एक ग्रीन हाउस की तरफ काम करेगा, और वो लॉन्ग वेव को ट्रैप करके रखेगा और अर्थ अर्थ का टेम्परेचर को और बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है? सरफेस कूलिंग इंक्रीजेस आइस एंड स्नो कवर लीडिंग टू इंक्रीज इन अल्बिडो। जो सरफेस कूलिंग होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जो सरफेस कूलिंग इंक्रीजेस, क्या दिया है? एक सेकंड। सरफेस कूलिंग इंक्रीजेस आइस एंड स्नो कवर लीडिंग टू इंक्रीज इन अल्बिडो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। बाकी रहा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर, मतलब क्लाउड कवर अगर बढ़ जाएगा तो सनलाइट अंदर आ नहीं पाएगा। जो शॉर्ट वेव सनलाइट से शॉर्ट वेव सरफेस तक आता है, उसके लिए बीच में एक, मतलब एक बैरियर जैसा रह जाएगा। इसलिए क्या होगा? ये एक मतलब पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसमें क्या दिया है? ड्यूरिंग द ब्रेक मानसून कंडीशन द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मूव। पहले तो आपको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या है पता होना चाहिए। दो टाइप का जेट स्ट्रीम है, जो कि सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, सब सब ट्रॉपिकल जेट एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो होता है ये सीजनली, एक सीजनल जेट है। मतलब एक स्पेसिफिक सीजन में ये क्रिएट होता है। और ईस्टर्ली मतलब ये वेस्ट से ईस्ट तक जाता है, ठीक है। बाकी सब जेट स्ट्रीम है जो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट तक जाते हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है? वेस्टर्ली, सॉरी ईस्टर्ली। ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से वेस्ट। ईस्टर्ली मतलब कहाँ से आ रहा है? ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट तक जा रहा है। पर बाकी जो जितना भी जेट स्ट्रीम है वो वेस्ट से आता है, ईस्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। देन जो ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट, आप ऐसे समझो ये एक लो प्रेशर जोन है, ठीक है। जब इंडियन मानसून के टाइम ये लगभग जून के महीने में 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होता है, ठीक है। लगभग लगभग यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए जो ओशन से हमारा मॉइस्चर कंटेंट आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तरफ, यहाँ से आता है, फिर यहाँ घूम के ऐसे जाता है, ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो मतलब ये एक लो प्रेशर की तरह काम करता है। जब ब्रेक मानसून, क्या है ब्रेक मानसून? मतलब जब जून से सितंबर तक मतलब ये विंड फ्लो होता है, और जो विंड ओशन से मॉइस्चर लेके जाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश करता है, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। मतलब जो इंटेंसिटी, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ था उसके वजह से जो विंड का फ्लो हुआ था, वो प्रेशर डिफरेंस घट घट जाता है, क्योंकि उसको इतना एनर्जी नहीं मिल पाता। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितना दूर हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस उतना कम होता जाएगा।
इसलिए वो वीक हो जाएगा। तो जो जून के सितंबर के बाद सितंबर महीने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते, मतलब ये कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक वेरी कर सकता है, वो हमें सूखा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से थोड़ा एग्रीकल्चरल जो प्रोफेशनल लोग हैं वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं कुछ दिन। तो उसके बाद फिर जो ये जो सब वो जो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट है ये शिफ्ट होता है 10 डिग्री से 20 डिग्री को, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ को उस टाइम ये शिफ्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थवर्ड अप टू 20 डिग्री, मतलब ब्रेक मानसून के टाइम जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होता है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ को शिफ्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थवर्ड अप टू 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सो ये एक टाइप का आप डाटाबेस क्वेश्चन बोल सकते हो कि क्या दिया है। पहला कॉलम में कुछ फीचर्स दिया है, क्लाइमेटिक फीचर्स आप बोल सकते हो, या कुछ मतलब डिस्टिंग्विशिंग और डायग्नोस्टिक फीचर। एंड सेकंड कॉलम में दिया है जू जियोग्राफिकल रिलेम्स, मतलब इन दोनों को हमें मैच करना है। पहले तो समझो क्लाइमेट लिमिटेड रीजन क्या है, ठीक है। क्लाइमेट रीजन लिमिटेड रीजन मतलब इट रेफर्स टू द रीजन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज इज लिमिटेड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर ऐसा होगा जहाँ पे कि कोई मतलब जो स्पीसीज का लिमिटेशन देखने को, मतलब उतना ज़्यादा कोई वहाँ रह नहीं पाएगा, स्पीसीज का लिमिटेशन वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो क्लाइमेट लिमिटेड रीजन वो बेसिकली किस में आता है, पैलियार्कटिक एंड नियर आर्कटिक में। ये आपको थोड़ा याद रखना है, मतलब आर्कटिक रीजन में हमारा क्लाइमेटिक स्पीसीज इतना प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। देन दे है मेन रीजन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक, ये मतलब हो जाएगा ओरिएंटल एंड इथियोपियन, जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक से मतलब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये ओरिएंटल एंड इथियोपियन जो प्लेस दोनों है, ये दोनों उनमें है, उनमें आता है। ओरिएंटल ओरिएंटल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मतलब फनल सक्सेशन को अलग करते हैं, जो उसे यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए जो दिया है वालिस लाइन, ठीक है। वालिस लाइन क्या है, मतलब ये मतलब एक लाइन खींचा गया है, इमेजिनरी लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन ओशन के ऊपर है, जो सेपरेट करता है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को। उस लाइन के दोनों साइड हमें डिफरेंट फनल सक्सेशन मिलता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ मतलब एशियाटिक फनल सक्सेशन से डिफरेंशिएट होता है ऑस्ट्रेलियन फनल सक्सेशन, वही लाइन उनको सेपरेट करता है। उस लाइन के ऊपर मतलब वो जो वेलिस लाइन होता है उसके ऊपर हमें एशियाटिक फनल सक्सेशन मिलता है, नीचे मिलता है ऑस्ट्रेलियन फनल सक्सेशन। तो ये एलिस लाइन हो गया ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन। ओरिएंटल जो होता है उस लाइन को बोला जाता है, ठीक है, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन उसका आंसर हो जाएगा। देन बैरियर लिमिटेड रीजन, बैरियर लिमिटेड रीजन क्या है, these regions are isolated from other land masses by geographical barriers such as oceans and mountain ranges, मतलब ये जो रीजन्स होता है ये थोड़ा बहुत आइसोलेटेड होता है, ठीक है। लाइक अदर लैंड मैसेज से ये आइसोलेटेड होता है थ्रो माउंटेन रेंजेस हो गया या ओशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, नियो ट्रॉपिकल और ऑस्ट्रेलियन, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हम पता है एक आइलैंड है, ये मतलब जो बाकी दुनिया से थोड़ा मतलब आइसोलेटेड होके रह रहा है, ठीक है। तो इसका हो गया, आप लोग थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा क्या क्या फीचर में क्या क्या जो जियोग्राफिकल रिलिम्स मिलता है, थोड़ा बहुत ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, रट्टा मारना होगा। वरना आप ये छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको 25 भी क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि ये करना ही होगा, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन डाटाबेस क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सप्लेनेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, रूरल लैंड सरफेस विथ वेजिटेशन कवर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर remains cooler than the adjacent urban surfaces। Explanation क्या दिया है, bounce ratio is lower in the rural land surface, urban areas remains warmer than the surrounding rural areas due to trapping of the heat in the lower atmosphere।
इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है पहले अच्छे से पढ़ो। रूरल लैंड मास है सरफेस विद वेजिटेशन, मतलब रूरल एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन होता है, एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर होता है, वो ज़्यादा ठंडा होता है एडजेसेंट अर्बन एरिया से। मतलब शहर से जो गांव क्यों ठंडा होता है, बेसिकली ये यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बायोन्स रेशियो इज लोअर फॉर द रूरल लैंड सरफेस। बायोन्स रेशियो है क्या, ये थोड़ा आप याद रखेंगे कि बायोन्स रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द सेंसेबल हीट फ्लक्स एंड द लैटेंट हीट फ्लक्स। तो बायोन्स रेशियो ज़्यादा या कम होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर लेट सपोज बायोन्स रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाए, वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है that more energy being used to heat the surface rather than the evaporating water। मीन्स अगर बायोन्स रेशियो ज़्यादा हो गया, वो इंडिकेट करता है कि जो सेंसेबल हीट है, जो हीट एनर्जी ट्रैप हुआ है अर्थ में, वो क्या करता है कि सरफेस को वार्म अप करता है रेदर देन इवेपोरेटिंग वाटर। ये कहाँ पे दिखने को मिलता है, ड्राई कंडीशन में, जहाँ पे वाटर होगा ही नहीं वहाँ पे इवेपोरेट कैसा होगा। ये जो अर्बन एरियाज में वहाँ पे वाटर शॉर्टेज होता है, वाटर इतना लाइक वाटर रिजर्व नहीं होता है, इसलिए जो सेंसेबल हीट वाटर को वेपर करना चाहिए वो ही क्या करेगा, वो जो सरफेस को वार्म अप कर देगा, इसलिए अर्बन एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ जहाँ पे मतलब रूरल एरिया में बायोन्स रेशियो कम होता है, बायोन्स रेशियो कम का क्या क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है मोर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर द इवेपोरेटिंग देन हीटिंग द सरफेस ऑफन अकर इन ह्यूमिड कंडीशन। मतलब जो ह्यूमिड कंडीशन जहाँ पे वाटर मॉइस्चर कंटेंट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ जो सेंसेबल हीट होता है, जो हीट ट्रैप होता है, वो क्या करता है, वाटर को वेपर करने में लग जाता है, ना कि वो जो सरफेस को वार्म करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और बी जो दिया है, अर्बन एरियाज रिमेन्स वार्मर देन द सराउंडिंग रूरल एरियाज ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हीट इन लोअर एटमोस्फेयर। ट्रैपिंग ऑफ हीट इन लोअर एटमोस्फेयर दोनों में इक्वल होता है, पर एक जो हीट ट्रैप होता है वो इवेपोरेट करता है, और एक जो हीट ट्रैप होता है वो लैंड सरफेस को गर्म करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स फोल्ड दैट कैन नॉट बी यूनिकली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ओनली बाय द प्लॉन्ज ऑफ देयर हिंज लाइन। ओके, ऑप्शन आप पढ़ लो। टेक्निकली देखा जाए तो ये जो चारों ऑप्शन दिया है, वर्टिकल फोल्ड एंड ऑपरेट फोल्ड, पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा दोनों फोल्ड ऐसे है जिनको हम उस उनके हिंज लाइन के प्लॉन्स के बेसिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब क्या है, हिंज लाइन का जो प्लॉन्स है वो सेम होगा, सेम होना चाहिए, इसलिए तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वर्टिकल फोल्ड एंड ऑपरेट फोल्ड, मतलब ये रहा वर्टिकल फोल्ड, ये रहा ऑपरेट फोल्ड, इनका ही ये इसका हिंज पैरेलल, इसका वर्टिकल, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देन मॉडरेटली प्लॉन्जिंग फोल्ड एंड वर्टिकल फोल्ड, वर्टिकल फोल्ड एंड मॉडरेटली प्लॉन्जिंग फोल्ड, इनको भी हम डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंज लाइन प्लॉन्ज हुआ है, यहाँ पे हिंज लाइन वर्टिकल वे, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे इंक्लाइंड है। देन थर्ड ऑप्शन रिकम्बेंट फोल्ड एंड वर्टिकल फोल्ड, ये रहा रिकम्बेंट फोल्ड जहाँ पे हिंज लाइन पैरेलल टू द सरफेस है, एंड वर्टिकल फोल्ड में परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। देन फोर्थ दिया है रिक्लाइन फोल्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड, रिक्लाइन फोल्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पर एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन एक जो ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया है, रिक्लाइन फोल्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड। तो आप ऐसे समझो कि जो आउटक्रॉप हमें मिलेगा, जो आउटक्रॉप पैटर्न हमें देखने को मिलेगा रिकम्बेंट फोल्ड एंड रिक्लाइन फोल्ड, मतलब रिकम्बेंट फोल्ड का जो हिंज लाइन थोड़ा प्लंजिंग होगा वर्टिकल, वर्टिकल फोल्ड और रिकम्बेंट फोल्ड के बीच में ही रिक्लाइन मिलता है ना, तो ये जो प्लंजिंग वो थोड़ा सा भी हो सकता है, लाइक 0 से 1 to 2 डिग्री भी हो सकता है, उस केस में हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रिकम्बेंट कौन सा है और रिक्लाइन कौन सा है। ज़्यादा इंक्लाइंड होगा तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर इन जनरल जो आउटक्रॉप पैटर्न में अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइंड दिखा रहा है तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इस बेसिस में आप
इसको याद रखेंगे। पर टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में यही दिया था, तो इसलिए इसको थोड़ा हमें मतलब ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्या है, basaltic melt with strontium 300 ppm mixes with a granitic melt having strontium 150 ppm. If the hybrid melt has a strontium 200 ppm, then what will be the fraction of the basaltic melt in hybrid liquid? मतलब एक basaltic melt है जहाँ पे strontium का concentration जो है वो 300 ppm है, एंड एक ग्रेनिटिक मेल्ट है जहाँ पे स्ट्रोंशियम का concentration है 150 ppm। सो इन दोनों को मिलाया गया है कुछ एक रेशियो में, कुछ जो भी रेशियो में मिलाया गया है वो हमें पता नहीं है। और जो हाइब्रिड मेल्ट है वहां पे हमें स्ट्रोंशियम कितना मिल रहा है, 200 ppm। मतलब कुछ भी रेशियो में हमें कोई एक रेशियो में मिलाया गया होगा, उस रेशियो को हमें हीट एंड ट्रायल मेथड में मेजर करना है, ठीक है। लेट सपोज ये जो 300 ppm ये 1/3 लिया है, और जो ये वाला है ये ग्रेनिटिक मेल्ट का जो कंपोजिशन वो 2/3 लिया है, इसलिए यहाँ से भी कितना 1/3 इंटू 300, 2/3 इंटू 150, ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100। हमें इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है, मतलब दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाया जा रहा है, बासाल्टिक जितना ग्रेनिटिक उतना। तो दे शुड बी मिक्स्ड अप विथ द प्रोपोर्शन 1/3 एंड 2/3। इसलिए तो हमें टोटल 200 ग्राम 200 ppm स्ट्रोंशियम मिल रहा है हाइब्रिड मेल्ट में। तो जो हाइब्रिड मेल्ट है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द बेसाल्टिक मेल्ट, तो बेसाल्टिक मेल्ट का पोर्शन कितना होगा। लेट सपोज टोटल 100 है, ठीक है। बेसाल्टिक मेल्ट, जो बेसाल्टिक मेल्ट का 1/3 पोर्शन मिलाया गया है, मतलब 100/1/3 इक्वल टू 33, 0.33 उसका प्रोपोर्शन हो गया। अगर परसेंटेज में लिखा होता तो 33.33% होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.33 फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपको बेसिकली रट्टा ही मानना है। ये बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी का एक मतलब क्वेश्चन है। आप बुक से ये मिल जाएगा, और टूलजिलो की बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी जो लास्ट चैप्टर है ओशनोग्राफी का, ये सब दिया गया है। बेसिकली क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज, मतलब ये एक जीनस या स्पीसीज है, उनका एग्जाम्पल क्या क्या है वो एक्चुअली मांगा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, जो जीनस होता है कांडेलिया, कैंडल उसका एग्जाम्पल है मैनग्रोव। सिम्बायोडियम का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजेलेट। यूकालोनस इलोंगेटस का एग्जाम्पल है कॉपेपोड। एंड सिन सिनकोकोकस, प्रोनाउंसिएशन प्लीज आप देख लीजिए थोड़ा, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। तो सियानोबैक्टीरिया कौन से स्पीसीज में जाता है, सियानोकोकोस, सियानोकोकोकस, ठीक है। देन नेक्स्ट, a shallow a shallow water wave travel at a speed of v meter per second in an ocean of depth 2500 meter. What would be the depth of the ocean in which the speed of the wave reduces to v by 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी एंड डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और सालो वेव के लिए, मतलब जो सालो वेव में जो वेलोसिटी ऑफ सालो वाटर वेव इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, हम बोल सकते हैं v1/v2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी d1 बाय रूट ओवर ऑफ जी d2। जी तो कांस्टेंट है ना, तो v1, तो v है, v2 दिया है v/5, मतलब v1/5। हमें d2 निकालना है, जो d2 मांगा गया है, ठीक है। v1/5 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये जी जी कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ
D1 दिया है 2500/D2। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ये V1 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट ओवर इधर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2500 मीटर/D2 implies that the D2 इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होगा 25, तो आंसर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है कि सैलो वाटर के केस में जो वेलोसिटी ऑफ सैलो वाटर वेव होता है वो रूट ओवर ऑफ जी डी होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल, एक बेसिक न्यूमेरिकल है, आईआईटी एग्जाम में इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है। आप लोग ट्राई कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई, खुद से ट्राई कीजिए। क्या दिया है, ए डिपिंग टेबुलर और बॉडी, मतलब एक डिपिंग एक और बॉडी जो है वो डिप कर रहा है कुछ भी एंगल से, ठीक है। लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये वो और बॉडी हो गया जो डिप कर रहा है। डिपिंग टेबुलर और बॉडी हैज ए थिकनेस ऑफ 24 मीटर इज मेजर्ड इन वर्टिकल ड्रिल होल। हम यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रिल होल कर रहे हैं, तो इसका थिकनेस कितना आएगा, 24 मीटर, ठीक है। एंड उसका एक्चुअल थिकनेस कितना दिया है, 12 मीटर। एक्चुअल थिकनेस दिया गया 12 मीटर, ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। वर्टिकल जो है ये हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये जो एक्चुअल थिकनेस है वो परपेंडिकुलर है जो बेड के जो आउटर मतलब सरफेस के साथ, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या मांगा गया है, द डीप ऑफ द और बॉडी। डीप क्या है, ये जो अमाउंट, ये जो एंगल, ये जो थीटा हमें निकालना है। तो ये जो थीटा है, इसको ये इसके साथ 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी हो जाएगा थीटा। आप कैलकुलेट करके देखो, ये जो एंगल है इस एंगल के साथ सिमिलर है, ठीक है। तो ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम डालेंगे। ये अगर हम क्या लेंगे, ये 90 है, ये एंगल लेट सपोज हम साइन लेते, साइन थीटा, इसको थीटा लेते, ठीक है, इसको थीटा लेते, इस ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा कितना है हमें निकालना है, ठीक है। ये थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 12/24, मतलब 1/2। साइन कितना का वैल्यू 1/2, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एंड 90 माइनस थीटा इक्वल टू, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डी अमाउंट आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसा करता हूँ ये समझ में आया, आप खुद से भी थोड़ा ट्राई कीजिए, और ये जो दोनों एंगल कैसे सेम हुआ वो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये भी एक मतलब डाटाबेस क्वेश्चन है। द फेशियल suture which is not present along the ventral margin of the cephalon of trilobite is known as disc। जो हाइपोपेरियन से एक ट्राइलोबाइट का एक टाइप ऑफ फेशियल suture होता है जो कि वेंट्रल मार्जिन में प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी जो तीन होता है वो तीनों, जो प्रोपेरियन, गोनाटोपेरियन, ओपिस्टोपेरियन, ये जो टाइप ऑफ suture लाइन है, टाइप ऑफ ट्राइलोबाइट है, जिनमें जो वेंट्रल मार्जिन में हमारा फेशियल suture प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, which one of the following described by the rating curve। रेटिंग कर्व का डेफिनेशन क्या है, डिस्चार्ज बाय वाटर डेप्थ। इधर कहाँ पे दिया है, पहला नंबर पे डिस्चार्ज बाय वाटर स्टेज। ये याद रखना कि वाटर स्टेज इक्वल टू वाटर डेप्थ, वाटर स्टेज और वाटर डेप्थ सेम ही चीज होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक वाटर डेप्थ में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो रेटिंग कर्व, मतलब वो रेटिंग कर्व के द्वारा पता चल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज एंड वाटर स्टेज। रेटिंग कर्व का आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, डिस्चार्ज बाय वाटर डेप्थ और वाटर स्टेज। वाटर स्टेज और वाटर डेप्थ दोनों सेम होता है, ठीक है। Then an unsaturated air parcel originating at the surface of the earth z equal to 0 meter has temperature of 25 degree centigrade,
what will be the temperature of the air parcel if it is undergoes adiabatically displacement to the top of the mixed boundary layer and remains unsaturated। मतलब जेड इक्वल टू 800, मतलब 0 से 800 तक वो पहुंच गया और फिर भी अनसेचुरेटेड है। ठीक है, जब जब वो अल्टीट्यूड अपना बढ़ाएगा एयर पर्सल टेम्परेचर घटाता जाएगा। वो वही पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर में पहुंचेगा ताकि 800 मीटर पे भी वो अनसेचुरेटेड रहे। तो यहाँ पे हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का फॉर्मूला डालेंगे। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है कि जो अनसेचुरेटेड एयर पार्सल का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द सेचुरेशन, तो जहाँ तक वो एयर पार्सल अनसेचुरेटेड होता है वहाँ तक हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट उसे बोला जाता है। मतलब किस रेट से उसका टेम्परेचर चेंज होता है वही होता है उसका रेट, लैप्स रेट। ओके, तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट मतलब पर 1000 मीटर में 10 डिग्री चेंज होता है। मतलब पर 1000 मीटर अब अगर हम ऊपर जाएंगे 10 डिग्री टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर माइनस होगा। अभी मतलब कितना गया है, 800 मीटर गया है, 1000 मीटर जाने से 10 डिग्री कम होगा। 1 मीटर जाने से 10/1000, 800 मीटर जाने से 10/1000 इंटू 800, ये कितना हो गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड घटा है। पहले कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अभी कितना है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 पॉइंट, नियरेस्ट है 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अपना टेम्परेचर घटाएगा और उतना ही टेम्परेचर वो अनसेचुरेटेड रहेगा टिल 800 मीटर तक। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना होगा कि जो एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है वो विच इज ग्रेटर देन द वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, एंड द वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट का वैल्यू क्या है, 6 डिग्री टेम्परेचर पर किलोमीटर। यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर पर किलोमीटर होता है ड्राई एडियाबेटिक का, एंड वेट एडियाबेटिक का होता है 6 डिग्री टेम्परेचर, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एंड वेट एडियाबेटिक किसे डिनोट करता है, सेचुरेटेड एयर पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर which what is the correct order of increasing velocity and constant grain size। grain size constant है, velocity increase होने से क्या क्या फॉर्म होता है। पहले रिपल फॉर्म होगा, देन ड्यून फॉर्म होगा, देन एंटीड्यून, देन गटर। इसका सीक्वेंस हो जाएगा ऐसे, पहले रिपल, देन ड्यून, देन एंटीड्यून, देन गटर। कैसे देखते हैं इधर देखो, हम नीचे से ऊपर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ये वाला डायग्राम को अच्छे से देखो, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। और जहाँ तक मतलब ये इस रीजन को हम लोअर फ्लो रीजन बोलते हैं जहाँ की वेलोसिटी लो है, और ऊपर वाले को अपर फ्लो रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो लोअर फ्लो रीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो शुरू होता है प्लेन बेड से, पहले प्लेन बेड था, देन थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, रिपल फॉर्मेशन हुआ, देन थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, ड्यून फॉर्मेशन हुआ, देन थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, ट्रांजिशन हो गया अपर फ्लो रिजिम को, लोअर फ्लो रिजिम से अपर फ्लो रिजिम हो गया, फिर फॉर्मेशन हुआ अपर प्लेन बेड, इसे बोला जाता है अपर प्लेन बेड। देन थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, हो गया एंटीड्यून, देन इंक्रीज हुआ, हो गया चूट्स एंड पूल्स। ठीक है, चूट्स एंड पूल्स, यहाँ गटर भी आ सकता है, GUTTER। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखेंगे कैसे वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन क्या दिया है, द आयरन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड। आयरन हाइपोथेसिस क्या बोलता है, सिंपली ये एक लैब एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस दिया है कि जो आयरन होता है, जो आयरन का जो आयन होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फाइटोप्लैंक्टन ग्रो के लिए। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ऑन द बेसिस ऑफ आयरन हाइपोथेसिस, ये क्या बोलता है, द एविडेंस दैट द आयरन स्टिमुलेट
फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन लैब एक्सपेरिमेंट्स स्पेशली ऑफ लार्ज डायटम, मतलब लार्ज डायटम एक टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है। ये फाइटोप्लैंक्टन ग्रो के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन टू में क्या दिया है, द स्टेट दैट द ट्रेस मेटल आयरन इज लिमिटिंग न्यूट्रेंट। आयरन कभी भी लिमिटिंग न्यूट्रेंट नहीं है। आप ये याद रखेंगे, फॉस्फोरस है लिमिटिंग न्यूट्रेंट पर आयरन लिमिटिंग न्यूट्रेंट नहीं है, ठीक है। देन बाकी दोनों ऑप्शन भी गलत है। आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्या दिया है वो, मतलब आयरन हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में गलत है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। आइसोवेल इक्वल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो रिफिल्स होता है यही हो जाएगा। जो रिपल होता है वो सैंड बेडफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ताल्वेक जो होता है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द चैनल को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो चैनल का डीपेस्ट पॉइंट होता है उसे हम ताल्वेक बोलते हैं, ठीक है। रिपल सैंड बेडफॉर्म का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है, मतलब एक लोअर एक्सटेंशन वर्जन है जो शुरू होता है कि रिपल से शुरू होकर ड्यून तक जाता है, ठीक है। पर ये जो रिफिल्स है, refills actually associated with the mindering but not the minder bends, ओके। जैसे यहाँ पे रिवर ऐसे मिंडरिंग कर रहा है, ठीक है। रिपल्स ये मिंडर बेंड्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मिंडर बेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मिंडर बेंड्स, पर ये जो जगह है इसमें से कहीं यहीं कहीं दिखता है रिफिल्स, ठीक है। रिफिल्स जो स्ट्रक्चर है वो यहीं कहीं दिखता है। और वो जो सडन movement of the water above the boulder और कबुल और the coast grain size sediments उसे ही रिफल्स बोला जाता है, मतलब वो मिंडर बेंड में नहीं दिखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर नोटिफाइड द एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस।